अदिति, अरे ओ अदिति, आजा बेटा, मैंने आटा गूंथ दिया है, तू जल्दी से रोटियां सेक ले, तेरे पापा आते ही होंगे ऑफिस से। क्या माँ, मैं आटा गूंथ देती ना, हर रोज रोटियां ही क्यों बनवाती हो मुझसे? ताकि ससुराल जाकर तू नाक ना कटाए हमारी। आटा तो तू बढ़िया गूंथ लेती है, लेकिन रोटियां अब तक गोल नहीं बनती तुझसे। अब रोज बनाएगी तभी तो तेरा हाथ बैठेगा ना बेटा। उफ, बाप रे बाप, रसोई तो उबल रही है माँ, ऊपर से गैस के पास खड़े होकर कितनी सारी रोटियां बनानी है। कितनी सारी? 4 तेरे पापा की, 3 मेरी और 2 तेरी, बस 9 रोटियां ही तो सेकनी है। तो 9 रोटियां क्या कम होती है? अब ना बाबा ना, अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने अपना फेशियल करवाया है। अब इतनी गर्मी में गैस के पास खड़ी रहूंगी तो पिंपल आ जाएंगे चेहरे पर। हे मेरे भगवान, ये आजकल की लड़कियों के कितने नाटक हैं। जरा हमसे पूछो, तुम्हारी उम्र में चूल्हे पर एक टाइम की 40-50 रोटियां बनाई है मैंने, जब ससुराल में पूरा परिवार साथ रहता था। हाँ तो आपका ससुराल भी तो कितनी बढ़िया जगह था, मस्त पहाड़ों के बीच, जहाँ कभी गर्मी पड़ती नहीं, ऊपर से स्नोफॉल के मजे अलग से। आहा, कितना मजा आता होगा ना। तुझे ऐसा लगता है तो ठीक है, कल ही तेरी मासी से बात करती हूँ कि वहीं पहाड़ों पर ही ढूंढ ले तेरी ससुराल। अब सच माँ, ये तो एकदम धांसू आइडिया है, लेकिन ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? ठीक है, तो फिर तेरा, आप आज के आज मासी से बात करो और उनसे बोलो कि ससुराल कैसा भी चलेगा, लेकिन मेन शर्त यह है कि लड़का वहीं का रहने वाला हो और उसका घर एकदम पीक पर, मतलब कि ऊंचाई पर होना चाहिए, जहाँ जमकर स्नोफॉल होती हो। वाओ, कितना बढ़िया हो जाएगा फिर तो। स्नोफॉल देखने के लिए न छुट्टी लेने की जरूरत और न इस गर्मी से जूझने की टेंशन। चलो माँ, अब आप रोटियां बनाओ, मैं तब तक ये डिसाइड करती हूँ कि शादी के बाद अपनी रिसेप्शन पर मैं क्या पहनूंगी। ये कहकर अदिति हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। क्या होगा इस लड़की का, एकदम बावली है। चलो अब रोटियां तो मुझे ही बनानी पड़ेगी। मैडम तो गई अपने पहाड़ी ससुराल के सपने बुनने। अरे कौन जा रहा है ससुराल, तुम या मैं? कम से कम ये तो बता दो। अजी मेरा कोई मन नहीं है, ना अपने ससुराल जाने का और ना ही आपको कहीं भेजने का। वो तो आपकी लाडली है जिसे अब नया फितूर चढ़ा है, कहती है शादी करेगी तो किसी पहाड़ी लड़के से। अब बताओ, ऊंचे पहाड़ पर ससुराल चाहिए इसे। अब आप ही समझाइए इसे कि कितनी दिक्कतें होती है पहाड़ पर, जिनसे हार कर हम यहाँ आ बसे। हमारा वक्त अलग था विभा, लेकिन अब पहाड़ों पर भी काफी तरक्की हो गई है। पहले से बहुत बदल गया है पहाड़ी जीवन। अरे कितना भी बदल गया हो, लेकिन यहाँ जितनी सुविधाएं तो नहीं है ना वहाँ पर अभी भी। और ये आपके विचार अचानक से कैसे बदल गए? आपके कहने पर ही तो हम अपनी जॉइंट फैमिली छोड़कर यहाँ दिल्ली आए थे। दिल्ली आना हमारी जरूरत भी थी और मजबूरी भी। मुझे यहाँ अच्छी सैलरी ऑफर हो गई थी और तुम वहां परेशान भी थी। और सच कहूं तो ऐसा संयोग भी बन रहा है कि शायद अदिति का ससुराल पहाड़ों पर ही हो जाए। हैं? अब साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? आज लंच के वक्त तिवारी जी से काफी देर बातें हो गई। बातों बातों में अदिति के लिए एक रिश्ता बताने लगे। उनकी रिश्तेदारी में ही है। लड़का सरकारी क्लर्क है, कश्मीर में, एकदम पहाड़ों के बीचों बीच घर लिया है। परिवार भी ज्यादा बड़ा नहीं है, माँ बाप और बस एक बेटा और बेटी। बेटे गिरीश से अपनी अदिति की शादी हो जाएगी और बेटी सुनीता की तो पहले ही शादी हो चुकी है। परिवार तो बढ़िया है, लेकिन कश्मीर, इतनी दूर अदिति को कैसे भेजेंगे जी? तुम चिंता मत करो विभा, ये भगवान का बनाया संयोग ही है कि अदिति को भी पहाड़ों में ससुराल पाने की इच्छा तब हुई जब उसके लिए ये रिश्ता आया। अब ज्यादा मत सोचो और जाकर उससे बात करो। विभा ने जाकर अदिति से बात की और कश्मीर का नाम सुनते ही अदिति ने हाँ कहने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। अरे माँ, इसमें सोचने जैसा क्या है? कश्मीर में होगी मेरी ससुराल। आहा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। आप तो फौरन हाँ कर दो। एक बार ठंडे दिमाग से सोच ले बेटा, मैं पहाड़ों पर रही हूँ, मुझे मालूम है कि कितनी दिक्कतें होती हैं वहां पर। पहाड़ी जगह पर 2-4 दिन घूमकर आने में और पूरी जिंदगी बिताने में बहुत फर्क होता है। ओहो माँ, पापा सही बोलते हैं, आप ना कुछ ज्यादा ही डीप चली जाती हो हर मामले में। मैं बोल रही हूँ ना आपको, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो, इससे पहले कि उन्हें कोई और पसंद आ जाए। अरे पर एक बार लड़के की फोटो तो मंगवा ले। उसकी भी कोई जरूरत नहीं है माँ, पापा ने देखा तो है ना फोटो। अगर उन्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। और वैसे भी कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हमेशा के लिए रहने को मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए मुझे। अदिति अपनी शादी और ससुराल को लेकर काफी एक्साइटेड थी। फिर कुछ ही महीनों के बाद गिरीश और अदिति की शादी हो गई और अदिति खुशी खुशी अपने ससुराल यानी कि कश्मीर आ गई। लेकिन फिर, अरे अदिति,
जाओ बेटा, सबके लिए गरम कहवा बना लाओ। अब मम्मी जी, पर अभी 1 घंटे पहले ही तो सबने एक साथ कॉफी पी थी। ये कश्मीर है बेटा, तुम्हारी दिल्ली नहीं। यहाँ की सर्दी से बचना है तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ गरम पीते रहना पड़ता है। पहले कॉफी पी थी, अब कहवा बना लो, फिर कुछ देर बाद सबके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बना लेना, ठीक है? ये अदिति का ससुराल था, ऊपर से कश्मीर जैसी ठंडी जगह, तो मायके वाले बहाने यहाँ अदिति के काम नहीं आने वाले थे। बेमन से ही सही, पर उसे थोड़ी थोड़ी देर में सबके लिए कुछ न कुछ गरम पीने के लिए बनाना ही पड़ता। ओहो, ये तो बिल्कुल ठंडा हो गया अदिति। अरे मैं तो तुरंत ही बनाकर लाई थी, इतनी जल्दी ठंडा भी हो गया। हाँ बेटा, यहाँ ऐसा ही होता है। जाओ सबके लिए दोबारा गरम करके ले आओ, और इस बार केतली में डालकर लाना तो ठंडा नहीं होगा। धीरे धीरे अदिति को पहाड़ी जीवन के साइड इफेक्ट्स पता चल रहे थे। पहाड़ों पर रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सब कुछ उसके मायके से बहुत अलग था। और फिर एक दिन, बड़ी ठंड है, ये लाइट कब तक आएगी जी? लाइट अब गई है तो आराम से ही आएगी। है? ऐसे कैसे? बिना हीटर के तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा सुनिए ना, हमारे पास इन्वर्टर भी तो है। हाँ है तो सही, लेकिन उसे हम बुरे वक्त के लिए बचा कर रखते हैं, ऐसे थोड़ी मोड़ी ठंड में नहीं चलाते। क्या? अच्छा, इससे बुरा वक्त तो और कौन सा आएगा? देखिए ना, मेरे हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए। तुम्हें अभी यहाँ की आदत नहीं है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तुम फिक्र मत करो, ये रजाई ओढ़कर लेट जाओ, फिर ठंड नहीं लगेगी तुम्हें। और फिर अगले दिन, ये क्या, सुबह के 11 बज गए और अब तक धूप नहीं खिली। धूप की उम्मीद तो छोड़ ही दो बेटा, ये दिसंबर का महीना है, अब तो सीधा बर्फ गिरेगी। बर्फ गिरने की बात सुनकर अदिति खुश हो गई, क्योंकि उसे शुरू से ही स्नोफॉल बहुत पसंद था। लेकिन फिर जब सच में बर्फबारी हुई तो उसकी हालत पहले से भी खराब हो गई। अदिति क्या कर रही हो? चलो ना, बाहर कितनी बढ़िया बर्फ गिर रही है। तुम्हें तो कश्मीर का फर्स्ट स्नोफॉल देखना था ना? हाँ देखना तो था, लेकिन बहुत ठंड है जी। ओहो, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। स्नोफॉल के दौरान रूम हीटर नहीं चला सकते। पर ऐसा क्यों? क्योंकि स्नोफॉल के टाइम सारे खिड़की दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं, और ऐसे में रूम हीटर चलाना खतरनाक हो सकता है, बस इसीलिए। चलो अब तुम जल्दी से बाहर आओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लेकिन जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो उसे देखकर सब अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। ये क्या हाल बना लिया तुमने अदिति? एकदम कार्टून लग रही हो। सबको खुद पर हंसता देखकर अदिति को बुरा लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कोई बात नहीं बेटा, पहाड़ों में ससुराल होने के कई फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, मैं समझती हूँ। लेकिन मुझे भरोसा है कि धीरे धीरे तुम भी ढल जाओगी, जैसे मैं ढल गई। लेकिन फिलहाल तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने मायके हो आना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अपनी सास की बात सुनकर अदिति के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो समझ गई थी कि पहाड़ों में ससुराल होने के बारे में सोचने और असल में वहां रहने में काफी फर्क है। ऐसा नहीं था कि वो हिम्मत हार गई थी, लेकिन फिलहाल वापस कुछ दिन अपने मायके में आकर रहने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। भैया जी मदद करो, मेरा बच्चा भूखा है, कुछ पैसे दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। भगवान जाने इन गरीबों का क्या होगा, एक तो अंधी है, ऊपर से छोटा बच्चा भी गोदी में पकड़ रखा है। क्या करूं, मुन्ना तो रोई जा रहा है। चुप हो जा मेरे बेटे। अरे संभल कर बहन, अभी रेलवे ट्रैक पर गिर जाती। रजनी, मेरी बहन इस हालत में? कौन? आवाज तो सुनी सुनी सी लगती है। अमर भैया? हाँ मेरी बहन, मैं तेरा भैया अमर। ये सब क्या हो गया? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भैया, मुझे माफ कर दो। सतीश ने मुझे धोखा दे दिया भैया, आज उसी के कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई। उस दिन जब रजनी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसे इतने पैसे वाले घर की होने के बाद भी आज ये दिन देखने पड़ रहे थे। रजनी अपने भैया भाभी की लाडली बहन थी, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, वो रानियों की तरह अपने घर में रह रही थी। भैया, मुझे इस भाई दूज पर सोने का सबसे महंगा जड़ाऊ हार ही चाहिए। हाँ हाँ मेरी प्यारी बहन, ले लेना। पूनम, तुम आज ही रजनी के साथ सुनार की दुकान पर चली जाओ। रजनी बहुत खुश थी, वो अपने भैया भाभी के साथ बहुत घुल मिल कर रहती थी। पर अचानक एक दिन रजनी की जिंदगी में सतीश नाम का एक लड़का आता है। रजनी सतीश के बारे में कुछ नहीं जानती थी। रजनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह पैसे वाला नहीं हूँ। ऐसा मत कहो सतीश, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रजनी, इस प्यार का क्या फायदा? तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी मेरे साथ कभी नहीं होने देंगे।
तुम चिंता मत करो सतीश, सब हो जाएगा। मैं भैया से हमारी शादी के बारे में बात करूंगी। रजनी अमर से सतीश के बारे में बात करती है, पर अमर गुस्से में रजनी को डांट देता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रजनी, तुम्हें पता भी है उस लड़के का ना कोई काम ना कोई धंधा, फिर भी तुम उससे शादी करने के लिए कह रही हो। मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होने दूंगा। मैं सतीश से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। रजनी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अमर रजनी का रिश्ता एक ऊंचे घराने में तय कर देता है और शादी के दिन रजनी सतीश को फोन करती है। सतीश, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। एक काम करो रजनी, हमें यहाँ से भागना होगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम तैयार रहना। रजनी अपने बैग में शादी के सारे जेवर, कैश और कुछ कपड़े रखकर सतीश के साथ भाग जाती है। अमर, रजनी अपने कमरे में नहीं है। लगता है सतीश के साथ भाग गई है। उसकी सहेली रितु ने उसे बाइक पर बैठकर जाते हुए देख लिया था। रजनी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने भविष्य पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं जानता हूँ वो लड़का सही नहीं है। अमर रजनी को हर जगह ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि सतीश रजनी को लेकर कोलकाता आ जाता है। कोलकाता आकर रजनी को सतीश की सारी सच्चाई पता चलती है। शादी के बाद सतीश शराब के नशे में रजनी को खूब मारता था। तुम आज फिर शराब पीकर आए हो सतीश, और तुमने मेरे सारे जेवर बेच दिए। मेरे आगे जुबान लड़ाती है? हाँ, मैं पीकर आया हूँ। मैंने बेच दिए तेरे जेवर। बोल क्या कर लेगी? भैया सही कह रहे थे, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सतीश ऐसे ही गुस्से में रोजाना रजनी को मारता पीटता था। रजनी अब एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। मुझे घर का राशन और मुन्ना के लिए दूध लाना है, और तुम यहाँ बैठकर दोस्तों के साथ शराब पी रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे दोस्तों के सामने मेरा अपमान करती है। तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा। सतीश गुस्से में रजनी को धक्का दे देता है। रजनी के सिर पर गहरी चोट आती है और वो लहूलुहान हो जाती है। सतीश उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अरे भाई, बेचारी को बहुत चोट आई है, कोई उठाकर इसे अस्पताल ले चलो। लगता है ये इसी का बच्चा है जो तेज तेज रो रहा है। हाँ, इसका नाम रजनी है, ये इसी का बच्चा है। कुछ लोग उठाकर रजनी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर रजनी की आंखों की रोशनी चली जाती है। सतीश का कहीं कुछ भी पता नहीं था। सतीश ने मेरे सारे जेवर बेच दिए। मुझे धोखा देकर वो भाग गया। अमर भाई, आप सही कहते थे, सतीश अच्छा लड़का नहीं है। वो मुझे और मेरे बच्चे को इस हाल में छोड़कर भाग गया। आप बीती सुनाते सुनाते रजनी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो बहुत तेज फूट फूट कर रोने लगती है। मेरी बहन, तूने इतने दुख झेले और मुझे एक बार भी खबर देने के बारे में नहीं सोचा। तू अपने घर लौटकर क्यों नहीं आई? भैया, मैं किस मुंह से आपके पास आती? मैंने आपका इतना अपमान करवाया। अपनी शादी तोड़कर मैं सतीश के साथ भागी थी। आपके समाज में कितनी बदनामी हुई होगी। नहीं रजनी, ऐसा मत सोच। तू मेरे लिए जान से भी प्यारी है मेरी बहना। चल अब अपने घर चल। ला, मुन्ना को मैं पकड़ता हूँ। अमर रजनी और मुन्ना को घर ले आता है। रजनी की भाभी पूनम को भी सारी बात का पता चलता है। वो भी रजनी की यह हालत देखकर बहुत दुखी होती है। अमर शहर के जाने माने आंखों के डॉक्टर से रजनी के इलाज के बारे में बात करता है। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर अमर, आपकी बहन की आंखों की रोशनी वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। डॉक्टर रजनी की आंखों का ऑपरेशन करते हैं और उसकी आंखों की रोशनी लौट आती है। कुछ दिन बाद दिवाली थी। रजनी अपने भैया भाभी के साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाती है और दिवाली के एक दिन बाद भाई दूज का त्योहार था। भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने आपका कहना ना मानकर बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने मुन्ना के साथ कैसे गरीबी के दिन देखे हैं ये मैं ही जानती हूँ। मुझे सतीश से बहुत नफरत हो रही है। अगर वो एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रजनी, जो हुआ उसे भूल जाओ और मुन्ना के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। आओ बैठो भैया, मैं आपको भाई दूज का तिलक कर दूं। कब से मैंने और आपने मिलकर भाई दूज का त्योहार नहीं मनाया। ये देखो रजनी, तुम्हारे और मुन्ना के लिए कितने सुंदर उपहार खरीदे हैं मैंने। रजनी, तुम्हें सोने का जड़ाऊ हार पसंद है ना? देखो, मैंने सुनार से आज भाई दूज के दिन के लिए ही बनवाया था। एक भाई का तोहफा एक प्यारी सी बहन के लिए। रजनी अपने भाई भाभी के साथ मिलकर भाई दूज का त्योहार मनाती है। रजनी, कैसी हो? मयंक, तुम यहाँ? हाँ, मुझे पता चला। अमर भैया ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया। अगर तुम चाहो तो मैं आज भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो हमेशा से ही तुम्हें बहुत प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। मयंक, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें शादी के मंडप में छोड़कर भाग गई थी, फिर भी आज तुमने मेरा हाथ थामा, मेरे मुन्ने को अपनाया
कहते कहते रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमर अपनी बहन की जिंदगी फिर से संवारना चाहता था, इसलिए वो कुछ समय बाद रजनी की शादी मयंक के साथ धूमधाम से करता है। रजनी अपने पति मयंक और मुन्ना के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। सुनीता जल्दी जल्दी अपनी मालकिन जया के घर की ओर बढ़ रही थी। पिंकी बेटा, थोड़ा जल्दी चल, मालकिन गुस्सा करेंगी, पहले ही मुझे काम पर लेट हो गया है। माँ, मेरी चप्पल टूट गई। अरे ये ले, तू मेरी पहन ले, मैं नंगे पैर चल लूंगी। लेकिन माँ, धूप में तो आपके पैर भी जल जाएंगे। सुनीता ने अपनी चप्पल पिंकी को पहनने के लिए दे दी और वो खुद नंगे पैर तेज तेज चलकर मालकिन के घर पहुंची। पर जैसे ही उसने घंटी बजाई, मालकिन ने दरवाजा खोलकर बिना कुछ पूछे चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे, कोई आने का समय है या नहीं है तेरा? 11 बज रहे हैं। मैंने तुझे बोला था ना कि आज शॉपिंग के लिए मॉल जाना है। मैंने तुझे साथ लेकर जाना था ताकि तू वहां पर सामान की देखभाल कर ले, और इसे क्यों साथ में लटका कर ले आई है? मालकिन, वो मेरे पति शहर से बाहर गए हैं। आज इसके इतवार की स्कूल की छुट्टी थी, घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए साथ ले आई। ये तंग नहीं करेगी। मम्मी, शॉपिंग के लिए चलो ना, पापा भी आउट ऑफ स्टेशन चले गए, अब वो बर्थडे वाले दिन ही आएंगे। उससे पहले आप कम से कम मुझे शॉपिंग तो करवा दो। हाँ हाँ, चल रही हूँ। ये महारानी सुनीता अब आई है, इसी का इंतजार कर रही थी। चल, अब खड़ी क्यों है? मैं ड्राइवर को कहकर गाड़ी निकलवा रही हूँ। पूर्वी बेटा, चलो। और सुन सुनीता, घर को लॉक कर अच्छे से। और ये तू नंगे पैर क्यों है? तेरी चप्पल कहाँ है? वो मालकिन, पिंकी की चप्पल रास्ते में टूट गई थी तो मैंने इसे अपनी पहनने के लिए दे दी। कितनी बड़ी चप्पल पहनी है इसने। पूर्वी पिंकी का मजाक उड़ाने लगी। कुछ देर बाद जया सुनीता को लेकर मॉल पहुंचती है। देख सुनीता, ये मॉल है, कोई हमारा घर नहीं है। तू अपनी बेटी को संभाल कर रखना, अगर इधर उधर खो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, समझी? इसको बोल एक जगह बैठी रहेगी। पूर्वी बेटा, पहले तुम्हें दिलवा देती हूँ, उसके बाद मैं पसंद कर लूंगी। ओके मम्मी। पूर्वी ड्रेस ट्राई करने के लिए बार बार ट्रायल रूम में आ जा रही थी। पिंकी भी उसे नए नए कपड़े पहनते देख रही थी। उसने एक दो बार उन कपड़ों पर हाथ लगा दिया जो कपड़े पूर्वी के ट्राई करने के लिए जया ने निकाले थे। ओ शैतान लड़की, ये क्या कर रही है? अपने गंदे हाथों से ड्रेस खराब मत कर। पता है ना पूर्वी ड्रेस ट्राई करने के लिए गई हुई है। तेरे मैले हाथ अगर ड्रेस पर लग गए और हमने यही ड्रेस खरीदनी होगी तो तू तो ड्रेस गंदी कर देगी। हटा, हाथ दूर रह। सुनीता, मैं तुझे इसलिए यहाँ लेकर आई हूँ कि तेरी बेटी यहाँ पर परेशान करे। हाँ पिंकी बेटा, वहां बैठ जाओ, मालकिन गुस्सा करेंगी। माँ, मुझे भी ड्रेस लेनी है। हाँ हाँ बेटा, जब पैसे आएंगे ना तो मैं तुझे जरूर दिलवाऊंगी। ऐसी ड्रेस खरीदने के लिए अमीर घर में पैदा होना पड़ता है, अमीर की बेटी बनना पड़ता है। पर तुम हो गरीब, गरीब की बेटी हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये कपड़े नहीं बने हैं, समझी? सुनीता, बच्चों से सच कहना सीख। सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो वहां नौकर थी, वो कुछ कह नहीं सकती थी। कुछ देर बाद पूर्वी अपने लिए ड्रेस पसंद कर लेती है। उसके बाद जया अपने कपड़े पसंद करके ट्रायल रूम में जाने लगती है। सुनीता, पूर्वी का ख्याल रखना, मैं जरा ड्रेस चेक करके आती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना ध्यान अपनी बेटी में लगाए। मम्मी, जल्दी आना, मुझे आइसक्रीम खानी है। सुनीता, जरा मेरा बैग पकड़ना। आई मालकिन। मम्मी तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी आएंगी। एक काम करती हूँ, मैं मॉल में खुद ही आइसक्रीम ढूंढ लेती हूँ कि कहाँ मिलेगी। पिंकी, चल मेरे साथ, मुझे आइसक्रीम खानी है। सुनीता जया का बैग पकड़ने के लिए चली जाती है। इतनी देर में पूर्वी पिंकी को लेकर आइसक्रीम खाने के लिए मॉल के ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है। अरे, मुझे तो वॉशरूम जाना है पिंकी, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, फिर आइसक्रीम लूंगी। पूर्वी वॉशरूम चली जाती है। अचानक मॉल के उस एरिया में आग लग जाती है। सब लोग भागने लगते हैं। आग? पर पूर्वी तो वॉशरूम के अंदर है। पूर्वी, बाहर सब लोग भाग रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाहर आग लग गई है। पागल है क्या? ऐसे आग नहीं लगती, अभी आ रही हूँ। पूर्वी वॉशरूम में ही रहती है। उधर जया और सुनीता उन्हें ढूंढ रही थी। पूरे मॉल में आग की खबर फैल जाती है और भगदड़ मच जाती है। बेटा, ये लो, ये कंबल ओढ़कर बाहर चलो। मैं भी इसे ओढ़कर आग से बाहर जा रही हूँ। इस कंबल में आग नहीं लगेगी। हमें मॉल की नीचे वाली मंजिल पर जाना है। वो औरत वॉशरूम में सफाई का काम करती थी। उसके पास 2 कंबल थे। उसने एक कंबल पिंकी को दे दिया और वहां से चली गई। पूर्वी वॉशरूम से बाहर आई तो उसने आग देखा और वो घबरा गई। यहाँ तो सचमुच आग लगी है, मुझे मॉम के पास जाना है। पूर्वी, एक काम करो, ये कंबल ओढ़ लो, वो आंटी कह रही थी इससे आग नहीं लगेगी। अगर मैं ओढ़ूंगी इसे तो तुम क्या लोगी? कोई बात नहीं पूर्वी, तुम ओढ़ लो, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है ना, तुम्हें चोट नहीं लगेगी। फिर तुम्हारा जन्मदिन आएगा तो? मेरा जन्मदिन कभी नहीं आता, इसलिए मुझे चोट लग जाएगी तो कोई बात नहीं। उस समय पिंकी भले ही उम्र से मासूम थी, पर उसकी बातों में बहुत ही अपनापन और बड़प्पन था।
पूर्वी वो कंबल ओढ़ लेती है और पिंकी के साथ आग से बचकर बाहर आ जाती है। पिंकी के हाथ और बाल थोड़े जल चुके थे। पूर्वी बेटा, तू ठीक तो है ना? और ये कंबल तुझे किसने दिया? मम्मी, पिंकी ने कंबल मुझे दिया। उसने कहा कि मेरा जन्मदिन आने वाला है, इसलिए मुझे चोट ना लगे, क्योंकि पिंकी का जन्मदिन कभी नहीं आता। मम्मी, पिंकी को देखो, चोट लग गई। पिंकी, मेरी बच्ची। बड़ी बहादुर बच्ची है। देखो तो, खुद को जला लिया पर अपनी सहेली को कुछ नहीं होने दिया। कुछ देर बाद जया सुनीता को लेकर पिंकी के साथ डॉक्टर के पास जाती है। पिंकी को ज्यादा चोट नहीं थी, बचाव हो गया था, इसलिए डॉक्टर ने पट्टी बांधकर और कुछ दवाइयां देकर घर भेज दिया। जया यही सोचती रही कि वो कितनी गलत थी। वो गरीब और अमीर में कितना फर्क करती थी, सुनीता और उसकी बेटी से कितनी घृणा करती थी। पर आज पिंकी ने पूर्वी की जान बचाई। जया को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो अपने व्यवहार को बदलती है। कुछ दिन बाद पूर्वी का जन्मदिन था। जया ने पिंकी को भी नए कपड़े और नए शूज और चप्पल खरीद कर दिए। नए कपड़े और नए शूज चप्पल पाकर पिंकी बहुत खुश थी। पिंकी भी पूर्वी और उसकी फ्रेंड्स के साथ मिलकर बर्थडे को खूब एंजॉय करती है। माँ, सुनो ना। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? आज ना मेरे सारे दोस्त पार्टी करने जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ, तो मुझे थोड़े पैसे दे दो ना। अच्छा रुक, अभी अब ये ले। ये क्या माँ, बस 100 रुपए? इनमें क्या होगा? माँ, मैं किसी मेले में नहीं जा रही हूँ, एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे हैं हम सब। इतने पैसे तो वहाँ का वेटर टिप में ले जाता है। पायल, तुझे पता है कि इन 100 रुपयों को कमाने के लिए तेरे पापा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बेटा, हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी हमारी चादर हो। मुझे पता था कि तुम यही सब नाटक करोगी, पर मुझे तुम्हारा लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम रहने दो माँ। ऐसा करो, तुम ना ये 100 रुपए भी अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। और ऐसा करती हूँ, अब से मैं कॉलेज भी पैदल ही जाया करूंगी, उससे ऑटो के 30 रुपए भी बच जाएंगे। पापा को 30 रुपए भी कमाने में मेहनत लगती होगी ना। ये क्या बात हुई पायल, ये तो सरासर बदतमीजी है। ज्योति अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही पायल पैर पटकते हुए वहां से चली गई। ये कहानी इसी लड़की पायल और उसकी माँ ज्योति की है। ज्योति के पति का नाम अजय था और उन दोनों की इकलौती बेटी थी पायल। अजय एक कार मैकेनिक था। ज्योति और अजय में अच्छी बनती थी, लेकिन इनकी बेटी पायल, उसके मिजाज जरा अलग थे। उस दिन अपनी माँ से नाराज होकर जब वो अपने कॉलेज पैदल ही जाने लगी, तभी रास्ते में उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। ओह हाय पायल, कैसी हो? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं तुम्हारा सीनियर विकास, बीएससी फाइनल ईयर। हम मिले थे ना उस दिन कॉलेज लैब में। ओह हाँ, अब याद आया। हाय, मैं अच्छी हूँ। व्हाट अबाउट यू? आई एम टू गुड। तुम कॉलेज ही जा रही हो ना? हाँ। आ जाओ, मैं भी कॉलेज ही जा रहा हूँ। आई विल ड्रॉप यू। इट्स ओके, आई कैन मैनेज। अरे घबराओ मत, आ जाओ, मेरे साथ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। काफी देर से धूप में पैदल चलकर थक चुकी पायल मना नहीं कर सकी और विकास के साथ उसकी कार में बैठ गई। और फिर ओह नाइस कार। थैंक्स, पिछले महीने ही ली है। वाह, इसका इंटीरियर कितना कूल है और कितने सारे फीचर्स हैं इसमें तो। म्यूजिक तो और भी औसम है, सुनना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं। विकास ने गाड़ी में म्यूजिक ऑन किया जिसमें पायल खो गई। वो पहली बार इतनी महंगी कार में बैठी थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि अमीरी में कितना मजा है। साथ ही वो अपनी किस्मत को भी कोस रही थी। जब तक पायल ये बातें सोच रही थी तब तक कॉलेज आ गया। आप ना मुझे यहीं बाहर छोड़ दीजिए। क्यों, क्या हुआ? अंदर चलते ना। विकास कार को कॉलेज के अंदर ले गया और फिर पार्किंग में जब विकास के साथ पायल कार से उतरी तो वहाँ खड़े लड़के पायल को देखकर बोले, विकास भाई के तो मजे हैं यार। हाँ भाई, कसम से जिंदगी हो तो ऐसी यार, रोज इसकी गाड़ी से नई लड़की उतरती है। देखना अब इसको भी घुमाएगा फिराएगा और फिर छोड़ देगा। सही बोला भाई, पर ये लड़कियां भी कम नहीं है। विकास के पैसों पर ऐश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, हैं? ये दोनों लड़के जो विकास के बारे में बात कर रहे थे वो विकास की क्लास में ही पढ़ते थे और विकास को अच्छे से जानते थे। लेकिन इन सब बातों से अनजान पायल तो हैंडसम और रईस विकास की दीवानी हो चली थी। अब हर रोज ही विकास पायल को बस स्टॉप से पिक करता और फिर वो दोनों साथ में विकास की गाड़ी से ही कॉलेज जाते। फिर धीरे धीरे वो दोनों कॉलेज से बाहर भी मिलने लगे। पायल को लग रहा था कि विकास जैसे हैंडसम और अमीर लड़के से शादी करके उसकी किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन विकास के इरादे कुछ और थे। वो एक नंबर का मक्कार और अय्याश लड़का था। वो सिर्फ अपने करोड़पति पिता के पैसों पर मौज करता था। एक दिन विकास की कार पंचर हो गई और विकास ने जिस दुकान के बाहर गाड़ी लगाई वो पायल के पापा की दुकान थी। उन्होंने जैसे ही पायल को विकास के साथ उसकी गाड़ी में देखा तो फौरन पायल पर भड़कते हुए बोले, पायल, तुम इस गाड़ी में क्या कर रही हो और ये लड़का कौन है?
पापा वो ये मेरे दोस्त हैं। मुझे घर छोड़ने जा रहे थे, तभी हमारी मतलब इनकी गाड़ी पंचर हो गई। फौरन उतरो गाड़ी से और अंदर जाकर बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। पर पापा। सुनाई नहीं दिया एक बार में? आपकी गाड़ी का पंचर लग गया है, तो अब आप जा सकते हैं। इसके बाद अजय अपने स्कूटर पर पायल को लेकर घर पहुंचे और फिर ज्योति को सारी बात बताई। पायल, सच सच बता, क्या चल रहा है ये सब? आप लोगों को ना बस तिल का ताड़ बनाना ही आता है। वो मेरे सीनियर हैं जिनके सामने पापा ने मेरी इज्जत की वाट लगा दी। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। काश उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं एक पंचर बनाने वाले की बेटी हूँ। पता नहीं ये सब जानने के बाद वो मुझसे बात भी करेंगे या नहीं। पायल, तुम उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती। वो आए दिन आता है मेरे पास अपनी गाड़ी सुधरवाने, आए दिन शराब के नशे में अपनी गाड़ी ठोकता फिरता है, और तो और हर बार उसकी गाड़ी से एक अलग लड़की उतरती है। हाँ तो क्या हुआ? वो अमीर है, स्टाइलिश है, तो उसकी दोस्त तो होंगी ना। पायल, तुम उस अय्याश और फरीबी के लिए हमसे बहस कर रही हो? पापा, हर पैसे वाला अय्याश नहीं होता। विकास ऐसे नहीं है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके दिल में भी मेरे लिए ऐसी ही फीलिंग है। आपको पता है इस दुनिया में अच्छे लड़के कितनी मुश्किल से मिलते हैं। वो इतने पैसे वाले हैं कि उनसे शादी करके मेरी जिंदगी सुधर सकती है, और मेरी ही क्यों, उनके पास इतनी दौलत है कि उनकी बीवी बनने के बाद मैं आपको भी इस नर्क से निकाल सकती हूँ। सही कहा तूने, इस दुनिया में अच्छे लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, और ये भी सच है कि हर पैसे वाला अय्याश और फरेबी नहीं होता। कुछ लोग सच्चे प्यार के लिए अपना घर बार, पैसे, दौलत सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसा प्यार और ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें पैसों और ऐशो आराम ना हो? मैंने बचपन से गरीबी देखी है। ये मत करो, वहां मत जाओ क्योंकि पैसे नहीं है। उफ, अब बस, मैं अब और ये नरक जैसी जिंदगी नहीं जी सकती। चुप हो जा पायल, तू जिसे नरक बता रही है वो मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है, समझी? तो आपको ही मुबारक हो ये स्वर्ग। मेरे लिए तो ऐसे जीने से बेहतर है मर जाना। और मम्मी, आप तो बस रहने दो। आप क्या जानो कि आखिर पैसे की ताकत क्या होती है। आप खुद तो गरीबी में ही पैदा हुई, गरीब से ही शादी की, और अब गरीबी में ही मर जाना चाहती हो। पायल की ये बदतमीजी उसके पापा अजय से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने आगे बढ़कर पायल के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और फिर उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर घर से बाहर गए। कुछ ही देर में उनका स्कूटर एक आलीशान बंगले के बाहर आकर रुका। पापा, ये कहाँ लेकर आए हैं मुझे, और क्यों? तुझे दिखाने की तू अपनी जिस मम्मी को बेइज्जत कर रही थी कुछ देर पहले, आखिर उसकी असली औकात क्या है। अजय को देखते ही उस बंगले के बाहर खड़े गार्ड ने उसे सलाम किया। फिर अजय पायल को लेकर अंदर गया। वो बंगला बहुत ही बड़ा था और वहाँ लाइन से कई लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। तभी वहाँ एक रौबदार बुजुर्ग आए। अजय ने उनके पैर छुए और फिर, पिताजी, आपने सच ही कहा था। मैं आज वाकई अपनी गरीबी से हार गया और मुझे मेरी इस हार का एहसास कराने वाली मेरी खुद की बेटी है। आपने ठीक ही कहा था कि मैं चाहे जो कर लूं, लेकिन एक दिन हार मानकर आपकी चौखट पर जरूर आऊंगा। तो लीजिए, मैं आ गया पिताजी। पायल हैरानी से सब कुछ देख रही थी। दरअसल वो बुजुर्ग शख्स शहर के सबसे अमीर आदमी थे और उनका नाम सेठ वीरभद्र था। ज्योति उनकी इकलौती बेटी थी जो अपनी जवानी में अजय से प्यार कर बैठी थी। अजय शुरू से ही गरीब था, तो ज्योति और अजय की शादी के लिए सेठ वीरभद्र राजी नहीं हुए। तो अजय की खातिर ज्योति सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई और अजय से शादी करके उसकी गरीबी की हिस्सेदार बन गई। सेठ वीरभद्र को लगा था कि गरीबी से तंग आकर कुछ ही वक्त में ज्योति उनके पास वापस लौट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज्योति अपने पति के साथ बसाए अपने छोटे से संसार में सुखी थी। लेकिन अब इतने सालों बाद जब पायल की खातिर अजय हारता दिखा तो सेठ वीरभद्र ने उससे कहा, नहीं बेटा, हारे तुम नहीं बल्कि हारा तो मैं हूँ। मेरा घमंड चूर चूर हो चुका है। मैं ही अपनी बेटी की बात को समझ नहीं सका कि खुश रहने के लिए पैसों से ज्यादा अपनों का साथ जरूरी है। वो अपने जो हर हाल में आपको अपनाए, आपके हर सुख और दुख के हिस्सेदार बने। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ तो समझ में आता है कि वाकई कितना गरीब हूँ मैं। इतना कहकर सेठ वीरभद्र फूट फूट कर रोने लगे। अजय ने उन्हें संभाला और ये सब देखकर पायल की आंखें भी खुल गईं। उसे समझ आ गया था कि वो असल में एक अमीर माँ की गरीब बेटी थी जो अपनी ही माँ के संस्कारों को नहीं समझ सकी और अब तक सिर्फ पैसों के पीछे ही भाग रही थी, जिन्हें उसकी माँ ने सालों पहले अपने सच्चे प्यार के लिए ठुकरा